तो इस रिएक्शन में हम जैसे कि हमने ये रिएक्शन देखी है, अभी हम इसके मैकेनिज़्म की बात कर रहे हैं। तो इसके मैकेनिज़्म में यहाँ पर मैं इनमें से एक मॉलिक्यूल ले रही हूँ, जैसा है ये, इसको मैं H को इस तरीके से लिख देती हूँ ताकि आपको समझाने में इजी है। यहाँ पर हमारे पास रहता है डाइल्यूट NaOH। तो जैसे कि हमें पता है डाइल्यूट NaOH यानी कि एक्वस NaOH, ये हमारे पास में Na+ एंड OH- दो मतलब आयनिक सॉल्यूशन के फॉर्म में रेडिली अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पर जो हमारा OH आयन है ये हमारा बेसिक नेचर का होता है और ये यहाँ पर एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब आप जैसे देख पा रहे हो इस एल्डिहाइड के अंदर में ये है हमारा अल्फ़ा कार्बन, और इस अल्फ़ा कार्बन के पास में यहाँ पर जो आपको इन तीनों में तीनों प्रोटोन दिख रहे हैं, ये तीनों ही प्रोटोन एसिडिक प्रोटोन कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप के पास लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा OH है, ये OH इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो यहाँ पर हमें एक वाटर मॉलिक्यूल मिल जाता है। अब ये जो इसका इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, हमें यहाँ पर एक मिलता है कार्बन आयन। ठीक है, ये जो है इसे हम कार्बो एनायन कहते हैं। अब ये जो कार्बो एनायन है ये फर्दर रिएक्ट करेगा और दूसरे मॉलिक्यूल्स से, इसी के खुद के मॉलिक्यूल्स। तो ये जो बेसिक रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, ये हमारा इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इंट्रा मॉलिक्यूलर कंडेंसेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हम जैसा देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक और फर्दर मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का। तो ये कार्बो एनायन ये हमारा एक्ट कर देगा इस कार्बन के ऊपर। ये क्यों? क्योंकि हम यहाँ ये जो हमारा कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये हम इसको डेल पॉजिटिव और ऑक्सीजन को डेल नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें बताता है कि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। इसी वजह से ये कार्बो एनायन इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन पे जाके अटैक करेगा और जो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन से ये फर्दर ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। तो हमें यहाँ पर ये इस तरीके का यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू लिख रही हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा अल्फ़ा कार्बन था तो यहाँ पर मैं इसको अल्फ़ा लिख रही हूँ। अब क्योंकि ये कार्बन हमारा यहाँ पे जुड़ गया है तो ये अब हमारा बीटा कार्बन कहलाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ठीक है, अब यहाँ वाला जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन ऑलरेडी हमारे पास में जो हमारे पास सॉल्यूशन रहता है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में HOH भी रहेगा यानी कि H2O। तो इस H2O में से ये फर्दर यहाँ पर एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर ये OH ग्रुप बन जाएगा। तो ये हमारा जो कंपाउंड है ये इस तरीके का बनता है। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ओके, और ये वाला जो हमारा कंपाउंड है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये हमारा है एल्डोल प्रोडक्ट। बट ये रिएक्शन अभी यहीं पर एंड नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कंडेंसेशन हो रहा है। अब हमारा जब यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो बन रहा है, यहाँ तक की जो आपको रिएक्शन दिखाई दे रही है ये सिंपल एल्डोल एडिशन है। कंडेंसेशन के लिए इसमें फर्दर रिएक्शन होगी, तो कंडेंसेशन के लिए फर्दर यहाँ पर इसको हीट दिया जाएगा। ओके, और हीट देने के बाद में यहाँ पर अब ये जो अल्फ़ा कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर इस अल्फ़ा कार्बन पे से वापस से जो हमारा OH है बेसिक ग्रुप, ये यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे फर्दर नेगेटिव चार्ज आएगा इस तरीके का।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने जो आपको जैसे यहाँ तक दिखाया, यहाँ पर ये वाला जो बेसिक OH है, ये ग्रुप इस अल्फ़ा कार्बन से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, अल्फ़ा प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से हमारे पास में एक और कार्बो एनायन मिलेगा। और ये जो कार्बो एनायन है, अब इसमें ये जो कार्बो एनायन है ये फर्दर यहाँ पर चला जाएगा रेजोनेंस में, ठीक है। ये यहाँ पर चला जाएगा जिससे ऑक्सीजन के पास ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब इसके फर्दर नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि ये यहाँ पर इसको स्टेबलाइज भी होना है, क्योंकि ये यहाँ पर मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट बनाने के बाद में ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये अगेन रेजोनेंस में जाएगा, तो ये ऑक्सीजन पे वापस इलेक्ट्रॉन्स इस पे कार्बन पे आ जाएंगे और यहाँ पर ये बॉन्ड वापस इस तरफ आ जाएगा। ये वाला अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आने के बाद में इस तरफ से डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर से ये रिलीज़ हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर ये फर्दर से डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले तो ये यहाँ पर हमारा रेजोनेंस क्रिएट करेगा और रेजोनेंस क्रिएट करने की वजह से ही इसको हम यहाँ पर E1CB रिएक्शन मैकेनिज़्म का नाम देते हैं। ये मैकेनिज़्म का नाम है E1CB, ठीक है। और ये मैकेनिज़्म इस कंडेंसेशन रिएक्शन में एप्लीकेबल होता है। इसके ऊपर मैं वीडियो बहुत बाद में बनाऊंगी। सो अभी के लिए हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पे पहले ये कार्बो एनायन फर्दर रेजोनेंस में जाएगा। रेजोनेंस में आने के बाद में यहाँ पर इसमें इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगेंगे। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये इस तरीके का बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में फर्दर प्रोडक्ट हमारा बनता है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। अगर आपके कोई भी फर्दर डाउट्स है या आपके कुछ सजेशंस है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। बाकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस ये याद रखना है कि हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है। अगर हम एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। और वही अगर हम सिंपल एल्डोल एडिशन की बात कर रहे हैं, सिंपल एल्डोल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ हमारा प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ओके। और कंडेंसेशन के लिए यहाँ पर जो कंडेंसेशन में, क्योंकि E1CB मैकेनिज़्म को फॉलो करता है, इसी वजह से यहाँ पर फर्दर रेजोनेंस में चला जाएगा और उसके बाद में जाके हमारा वो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। तो ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन समझ में आई होगी और आपको फर्दर इसमें कन्फ्यूजन ना हो, तो इसी के लिए मैं आपको एक और बार बता देती हूँ कि जो हमारे पास में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, इसमें हमारे पास में जो प्रोडक्ट रहेगा वो बनेगा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। और हमारे पास अगर आप सिंपल एल्डोल एडिशन या फिर सिंपल एल्डोल रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ हमारा प्रोडक्ट बनता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी कमेंट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री महाकाल।